अस्सलामु अलैकुम। मेरी हाफिज कुरान बेटी फौत हुई तो उसकी मैयत से सांप लिपटा हुआ था। कोई भी मेरी बेटी को गुस्ल नहीं दे रहा था, सब गुस्ल देने से इनकार कर रहा था। तो मजबूरन मैं खुद ही उसे गुस्ल देने के लिए तैयार हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने कफन हटाया तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरी बेटी के जिस्म पर तो एक सांप था। मैं फज्र की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में बैठा हुआ कुरान मजीद पढ़ रहा था। मैं रोजाना फज्र की नमाज के बाद कुरान का एक पारा पढ़ लिया करता। मस्जिद हमारे इलाके में ही थी और इस मस्जिद के पास एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान भी था। मैं अभी कुरान पाक पढ़ ही रहा था कि मुझे बाहर से किसी आदमी के जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। आवाजें इतनी तेज थीं कि मुझसे कुरान पाक नहीं पढ़ा जा रहा था। वह जो कोई भी था सिसक सिसक कर रो रहा था। मजबूर होकर मैंने कुरान मजीद की तिलावत को वहीं पर रोका और उठकर बाहर कब्रिस्तान में आ गया। सामने की एक कब्र पर एक बुजुर्ग धारे मार मार कर रोए जा रहा था। मुझे लगा कि इस बुजुर्ग को मैंने कहीं देखा है। मैंने उनके पास जाकर उनके कांधे पर हाथ रखा तो वह मुझे देखने लगे और बड़ी मुश्किल से उन्होंने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा। जैसे ही उन्होंने मेरा नाम लिया तो मुझे याद आ गया कि यह तो फहीम चाचा हैं। मैं उनकी ऐसी हालत देखकर हैरान रह गया था। मैंने उन्हें तसल्ली दी और फिर उनकी खैरियत दरियाफ्त करते हुए पूछा कि यह किसकी कब्र है। मुझे मालूम था कि फहीम चचा की बीवी का बहुत पहले ही इंतकाल हो चुका था, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसकी कब्र पर बैठकर इतना तेज रो रहे हैं, क्योंकि यह तो उनकी बीवी की कब्र नहीं थी। और फिर अगली बात ने मेरे होश उड़ा दिए। जब इन्होंने बताया कि इनकी बेटी तबस्सुम की कब्र है, यह लफ्ज सुनकर मैं हैरान रह गया था, क्योंकि मैं उनकी बेटी तबस्सुम को बहुत अच्छे से जानता था। उनकी बेटी उम्र में मुझसे बहुत कम थी। वह तकरीबन 18 साल की रही होगी, मगर वह अचानक ऐसे कैसे वफात पा गई। अब मुझे फहीम चचा को इस तरह रोने की वजह समझ में आ रही थी। जवान बेटी की मौत ने उन्हें इस कदर दिल बर्दाश्त और दुखी कर दिया था। मैंने उन्हें सहारा देकर खड़ा किया तो मेरा हाथ पकड़ के कब्रिस्तान के रास्तों को पार करने लगे। मैंने चाचा से पूछा कि तबस्सुम का इंतकाल कैसे हुआ। उसकी मौत की खबर ने मुझे बहुत दुखी कर दिया। कौन सोच सकता है कि एक हंसती मुस्कुराती लड़की इस तरह की बाजी हार जाएगी और दुनिया छोड़ जाएगी, क्योंकि तबस्सुम के अंदर तो कूट कूट की जिंदगी भरपूर भरी हुई थी। वह बहुत ही शरारती लड़की हुआ करती थी, क्योंकि मैं उसे बचपन से ही जानता था। हम दोनों एक ही महल्ले में रहा करते थे और एक ही मदरसे में। हम दोनों ने कुरान पाक हिफज कर रहे थे, क्योंकि हमारे मोहल्ले में एक ही मदरसा था जहां पर बच्चों को कुरान पाक याद कराया जाता था। लेकिन जैसे ही बच्चे और बच्चियां थोड़े बड़े होते तो उन्हें अलग अलग लाइनों में बिठा दिया जाता था। तबस्सुम और हमने कई पारे एक ही साथ हिफज किए थे, लेकिन फिर मैंने वह मोहल्ला छोड़ दिया और एक नए मोहल्ले में आकर आबाद हो गए। इसीलिए मुझे पिछले मोहल्ले के बारे में किसी भी बात का इल्म नहीं होता था। लेकिन आज फहीम चाचा की जुबानी जब तबस्सुम के बारे में सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने तबस्सुम की मौत के बारे में चचा से एक सवाल किया, लेकिन उन्होंने एक लंबी सांस लिया, फिर कहने लगे कि फुर्सत से घर आना, बैठक बातें करेंगे, फिर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है जो मैं किसी को नहीं बता सकता, लेकिन अब यह बोझ मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। यह मुझे मार डालेगा और मैं चाहता हूं कि मैं अपना दुख किसी के आगे बयान कर दूं। मैं बिल्कुल तन्हा हो गया हूं। तुम तो जानते हो कि तबस्सुम मेरी इकलौती बेटी थी। वह इस तरह मुझे छोड़कर गई कि मेरा तो घर ही वीरान हो गया। मैं सारा वक्त अकेले रहता हूं, मेरा घर में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। तुम आओगे तो गुजरी हुई बातें दोहराएंगे। मैंने उनसे वादा कर लिया कि मैं जल्दी आपके घर तशरीफ लाऊंगा, लेकिन मेरे जहन में बहुत से ख्यालात पैदा होने लगे थे। वह यह कि तबस्सुम की मौत के पीछे ऐसा कौन सा राज होगा जिसने उसको वक्त से पहले ही मौत के मुंह में धकेल दिया और उसके बाप को इस कदर निढाल और बूढ़ा कर दिया। मैं चचा को उनकी गाड़ी में बिठाकर खुद अपने घर की तरफ रवाना हो गया। उसके बाद और फिर मुझे तबस्सुम का ख्याल आ गया। मुझे मेरे 2 दिन बड़े ही मसरूफियत में गुजरे। तबस्सुम की मौत की खबर पर बहुत दुख हुआ था, क्योंकि चचा की बातों ने मुझे गहरी सोच में डाल दिया था। वह कह रहे थे कि तबस्सुम की मौत के पीछे एक बहुत बड़ा राज है। इसलिए मैंने आज ही उनके घर जाने का फैसला किया। मैंने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया
और पुराने मोहल्ले की तरफ रवाना हो गया। मोहल्ले में दाखिल हुआ था कि कुछ पुराने लोग भी मुझे नजर आने लगे। हर कोई मुझे पहचानता था। सभी मेरा हालचाल पूछने लगे। मेरे बचपन का दोस्त कामरान भी मुझे पहचान लिया। मेरे पास आया, उससे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। जब मैंने उसे बताया कि मैं यहां फहीम चाचा के घर जाने के लिए आया हूं, तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह आहिस्ते से मेरे करीब हुआ और कहने लगा कि इतने सालों के बाद तुझे फहीम चाचा का ख्याल कैसे आ गया? कहीं तू भी तो तबस्सुम के बारे में जानने के लिए यहां नहीं आया है? उसकी बातें सुनकर मैं उछल पड़ा कि तुम कहना क्या चाहते हो? वह धीरे से मुस्कुराया और कहने लगा, यहां तो पूरा मोहल्ला ही तबस्सुम के बारे में बातें करता है। कोई भी नहीं जानता कि तबस्सुम की अचानक मौत कैसे हो गई। सुना है कि कोई उसे गुस्ल देने को भी तैयार नहीं था। कई गुस्ल वाली औरतों ने साफ इनकार कर दिया था। इसलिए मुझे लगा कि कहीं तू भी तो यही पूछने के लिए नहीं आया है कि उसके साथ क्या हुआ था। मुझे अपने दोस्त की बातें कुछ समझ में तो नहीं आई थी, लेकिन एक मरहूम लड़की के बारे में इस तरह की बातें करना मुनासिब नहीं था। इसलिए मैंने इनकार में सर हिलाया और कहा कि नहीं, मुझे तबस्सुम की मौत के बारे में कुछ इल्म नहीं था। इसलिए मैं सारी बातें मालूम करने के लिए अपने दोस्त से इजाजत लेकर चचा के घर पहुंच गया। मुझे लगा था कि शायद वह झूठ बोल रहा हो या बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा हो। आजकल मरने के बाद पीठ पीछे लोग इसी तरह की बातें करने लगते हैं। भला कोई गुस्ल देने वाली औरत मायत को गुस्ल देने से इनकार क्यों कर सकती है? मुझे दरवाज पर देखकर चाचा बहुत खुश हुए। उनके उदास चेहरे पर रौनक आ गई। वह मुझे लेकर अंदर आए। कुछ देर हालचाल पूछने के बाद चचा ने खुद ही तबस्सुम के बारे में बताना शुरू कर दिया। चचा ने बताया तो मैं उनकी बातें को सुनकर दंग रह गया। वह बता रहे थे कि तबस्सुम ने कुरान पाक बहुत अच्छे तरीके से हिफज कर लिया, लेकिन घर के हालात को देखते हुए वह लड़कियों के घरों पर जाकर उनको कुरान पाक की तालीम देना शुरू कर दी। लेकिन फिर अचानक ही न जाने क्यों वह बहुत ज्यादा खामोश होने लगी। उसने हंसना बोलना छोड़ दिया। बस घर के कामों में मसरूफ रहती या फिर लड़कियों को पढ़ाने के लिए जाती। उसके होते हुए भी घर में खामोशी सी होने लगी थी। इस बात को मैंने बहुत बार महसूस किया। कई दफा तबस्सुम से पूछा कि क्या बात है, तुम इतनी खामोश क्यों रहती हो? क्या कोई परेशानी है? तब वह हंसकर टाल देती और कहती, कुछ नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं है। उसके सर पर मां का साया नहीं था और मैं बाप होने की वजह से हर बात खुलकर भी नहीं पूछ सकता था। इस बात को भी कई दिन गुजर गए। एक रोज मेरे पास एक साहब का फोन आया जिनकी बेटी को तबस्सुम कुरान पाक की तालीम देने के लिए जाया करती थी। वह कहने लगे कि कई दिन हो गए हैं, तबस्सुम हमारे घर नहीं आ रही। उनकी यह बात सुनकर मैं बहुत हैरान रह गया, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम था तबस्सुम तो रोज ही बच्चियों को पढ़ाने की पाबंद थी और उनके घर जाया करती थी। मैंने उस साहब से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैं दफ्तर से घर वापस आया तो देखा कि तबस्सुम घर पर ही मौजूद थी और मुझे देखते ही वह चाय बनाकर मेरे पास आ गई। मुझे लगा जैसे कि वह मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। मैंने तबस्सुम से पूछा कि बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है? तुम पाबंदी से सबके घर तो जाती हो या नहीं? तबस्सुम मुझसे झूठ बोलकर कहने लगी कि वह पाबंदी से बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती है, और यह सुनकर मैं चौंक उठा। मैंने फिर बातों ही बातों में उस साहब की बेटी का भी पूछा। तब भी उसने कहा कि उसे भी वह रोजाना पढ़ाने के लिए उसके घर जाती है। मुझे तबस्सुम से झूठ की हरगिज उम्मीद नहीं थी। मैं हैरान रह गया कि आखिर यह मुझसे झूठ क्यों बोल रही है, क्योंकि तबस्सुम तो कभी झूठ नहीं बोलती थी। इसीलिए इस बात ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। तबस्सुम ने मुझसे झूठ क्यों कहा, जबकि मैं तो जान चुका था कि वह उस साहब के घर नहीं जा रही। मैं चाहता तो उसे सीधे लफ्जों में पूछ सकता था कि वह झूठ क्यों कह रही है, मगर मैं उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था और ना ही कोई ऐसी बात करना चाहता था जिससे हम दोनों बाप बेटी के दरमियान दूरियां पैदा हो जाएं, क्योंकि उसकी मां का बहुत साल पहले ही इंतकाल हो गया था और मैंने उसकी जिंदगी में मां की कमी को पूरा करने की कोशिश की थी। इसीलिए मैंने खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं मैं परेशानी में मुब्तला हो गया था। आखिर तबस्सुम को झूठ बोलने की क्या जरूरत पेश आ गई? मैं उस पर नजर रखनी शुरू कर दी, लेकिन मुझे कोई भी ऐसी बात इसमें नहीं आई। फिर एक दिन मैंने उसका पीछा किया तो मेरे कदमों तले से
जमीन निकल गई। तबस्सुम मोहल्ले में किसी के घर नहीं गई थी, बल्कि उसने तो मोहल्ले की हुदूद को पार कर लिया था। मैंने तबस्सुम को कभी भी दूर जाने की इजाजत नहीं दी थी। वह हमेशा मोहल्ले के बच्चियों को ही कुरान पाक पढ़ाने जाया करती। तो इस वक्त वह कहां जा रही थी, इस सोच ने मुझे परेशान कर दिया। मैं धीरे धीरे उसका पीछा करने लगा। फिर मैंने देखा कि काफी दूर वह एक बड़े से घर में दाखिल हो गई है। मैं बाहर ही रुककर इंतजार करने लगा। घंटे पर घंटा गुजरता गया। लगभग 3 घंटे के बाद वह उस बंगले से निकली और वापस घर आ गई। इसका यह मतलब था कि वह मोहल्ले के किसी भी बच्चे को नहीं पढ़ा रही थी। और वह वहां क्यों गई थी, मैं उस बात से वाकिफ नहीं था। मैंने सोचा कि मैं तबस्सुम से साफ साफ लफ्जों में बात करूंगा और पूछूंगा कि मेरे पीठ पीछे आखिर वह क्या कर रही है। मैं तबस्सुम के पीछे ही घर में दाखिल हुआ तो वह मुझे देखकर परेशान हो गई और बोली, बाबा आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने कहा, पहले तुम बताओ कि तुम कहां गई थी। पहले तो वह थोड़ा घबरा गई और फिर कहने लगी कि मैं बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाने उनके घर गई थी। मैंने सख्ती से कहा, अच्छा मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम मोहल्ले से दूर किसी बंगले पर गई थी। मेरी यह बात सुनकर उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसके आंसुओं को देखकर मेरा दिल नरम पड़ गया। मैंने उससे नरमी से पूछा कि अच्छा मुझे बताओ कि तुम वहां क्यों गई थी, वह किसका घर है और वहां जाने की आखिर तुम्हारी क्या मजबूरी है। वह आहिस्ते से कहने लगी कि मैं उस बंगले में बच्चों को कुरान पढ़ाने जाती हूं और वहां से मुझे बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं। एक ही जगह पर काम करने से ज्यादा परेशानी भी नहीं होती। अगर मैं आपको बताती तो आप इनकार कर देते। आपने मुझे कभी मोहल्ले से दूर जाने की इजाजत ही नहीं दी, इसीलिए मैंने आपसे यह बात नहीं की। तबस्सुम की यह बात सुनकर मैं बहुत नाराज हुआ और कहा कि दोबारा मुझे बताए बगैर कोई काम मत करना। वह रोते हुए मेरे गले लग गई। फिर उस दिन के बाद मैंने तबस्सुम पर ज्यादा रोक टोक नहीं की। उस बंगले पर जाने पर भी कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि मैं उसको इतनी आजादी देना चाहता था कि वह अपने आप को कोई कैदी महसूस ना करे। मगर शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने आंखें बंद करके अपनी बेटी की हर बात पर भरोसा कर लिया। और कुछ ही दिन गुजरे थे कि तबस्सुम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वह बुखार में तपने लगी और बिस्तर पर पड़ गई। वह ऐसी हालत में भी उनको पढ़ाने के लिए जाने की जिद करती थी। मैंने बहुत मुश्किल से उसे घर पर रोक रखा था। उसकी हालत दिन बदिरा होती रही और फिर एक दिन उसे अचानक बुखार में झटके लगने लगे और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी दम तोड़ गई। उसकी मौत ने मुझे हिलाकर रख दिया था। मैंने डॉक्टर को फोन करके घर बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि बुखार दिमाग पर चढ़ गया था, इसीलिए झटके लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। मेरे लिए तो यह सदमा बहुत बड़ा था। बीवी के बाद बेटी ही मेरे जीने का वाहिद वजह थी। अब वह भी मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मुझ पर तो जैसे कयामत ही गुजरी हो। लेकिन उसके बाद मुझे बहुत बड़ा सदमा मिला, मैं बयान नहीं कर सकता। धीरे धीरे मोहल्ले वालों को तबस्सुम के इंतकाल की खबर पहुंची तो सभी लोग हमारे घर में जमा होने लगे। मैंने कुछ मोहल्ले की खवातीन से कहकर उसे गुस्सल देने वाली औरत का इंतजाम किया। और फिर जब गुस्सल देने वाली औरत आई और तबस्सुम को गुस्सल देना शुरू की तो ना जाने क्या हुआ। कुछ ही देर के बाद वह चीखती हुई बाहर आई और बोली कि मैं तबस्सुम को गुस्सल नहीं दे सकती। उसने मेरे आगे हाथ जोड़े और वापस चली गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने फिर किसी दूसरी औरत का इंतजाम करवाया। मोहल्ले की कुछ खवातीन उसके साथ शरीक हो गई और तबस्सुम को गुस्ल देने के लिए गई। लेकिन वह सब भी चीखती हुई बाहर आई और मुझसे कहा कि तबस्सुम की टांगों पर बहुत बड़ा सांप बैठा हुआ है। वह सब की सब न मेरे घर से भाग गई। मेरी बेटी के बारे में लोग बातें बनाना शुरू कर दिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा घर खाली हो गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। और फिर जब मैंने देखा कि मेरी बेटी को कोई गुस्ल नहीं देना चाहता तो मैंने खुद ही यह फैसला किया कि अपनी बेटी को गुस्ल भी खुद दूंगा और उसकी तदफीन भी अकेले ही करूंगा। मैंने अपनी बेटी को बहुत नाजों से पाला था। यह कैसे मुमकिन हो सकता था कि मेरी बेटी की जिंदगी की यह आखिरी और निहायत ही जरूरी रस्म अधूरी रह जाए। मैं इस नियत से अंदर जाने ही लगा था कि अचानक मेरी खाला मेरे घर आ गई। मैंने उन्हें सारी बात बता दी। वह हाफिज कुरान थी और बहुत अल्लाह वाली थी।
इन्होंने वहीं बैठकर सूर्य बकरा पड़ी और अकेले ही मेरी बेटी को गुस्ल देने के लिए अंदर चली गई। और फिर जब गुस्ल देने के बाद वह बाहर आई और जो बात इन्होंने मुझे बताई वह मेरे लिए बड़ी ही हैरान कून थी। उन्होंने मेरी बेटी की टांगों पर कोई सांप नहीं देखा था, बल्कि उनका कहना था कि गर्दन के पास एक ऐसा निशान था जो कादियानी होने की निशानी थी। लेकिन यह निशान मेरी बेटी के गर्दन पर कैसे आया था? मेरी बेटी तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान थी, वह हाफिज कुरान भी थी, फिर वह कादियानी कैसे हो सकती थी? खाला ने बताया कि उसके अलावा उसके पूरे जिस्म पर ऐसे निशाना थे कि जैसे कोई उस पर जुल्म करता रहा हो। खाला की यह बात मेरे लिए रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं अंदाजा था कि खाला के गुस्ल देने के बाद मेरे सामने यह राज खुल जाएंगे। मैंने अकेले ही उसकी तदफीन का बंदोबस्त किया था। कोई भी मर्द उसके जनाजे में शरीक नहीं हुआ था। मैं यह सोचकर खामोश रहा कि मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगा, नहीं तो मेरी मरहूम बेटी की इज्जत दागदार हो जाएगी। लेकिन मुझसे यह बात बर्दाश्त ना हुई तो मैंने अपने एक दोस्त का सहारा लिया, पुलिस वाला था। मैंने सारी बात उसे बताई तो उसने इस बड़े बंगले वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी और फिर कार्रवाई शुरू हो गई। और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे राज्य खुलते चले गए और पता चला कि उन लोगों ने तबस्सुम को लालच देकर अपने घर बुलवाया और कहा कि वह अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम दिलवाना चाहते हैं। तबस्सुम उनके झांसे में आ गई और सोचने लगी कि इस तरह मेडिकल की तालीम के लिए पैसे जमा हो जाएंगे। दरअसल वह डॉक्टर बनना चाहती थी, इसलिए वह खामोशी से उनके घर जाकर बच्चों को तालीम देने लगी। लेकिन वह तबस्सुम को अपने जाल में फंसा रहे थे और जब कुछ अरसे के बाद उन्हें यह अंदाजा हो गया कि तबस्सुम हाफिज कुरान है और वह अब उनके झांसी में नहीं आ सकती, तो फिर उसे ब्लैकमेल किया कि वह उसके अकीदे में शामिल हो जाए, वरना सारे जमाने में तुझे बदनाम कर देंगे, तुझे सारे जमाने में रुस्वा कर देंगे। बेचारी तबस्सुम जवान लड़की थी, ज्यादा डर गई। वह तो अपनी इज्जत के हाथों मजबूर हो गई थी। ऊपर से उसे मेरी तरफ से खौफ था कि मेरी बदनामी मेरे अब्बू की जान ना ले ले। इसलिए वह सब कुछ बर्दाश्त करती रही और किसी से कुछ ना बोली। जैसा वह लोग कहते रहे तबस्सुम वैसा ही करती रही। इन्होंने जबरन उसे अपनी मर्जी का कलमा पढ़ाया और उसके गर्दन पर एक निशान भी बना दिया। वह बहुत ही ज्यादा दुखी थी। उसको यह बात मालूम थी कि वह गलत रास्ते पर चल रही है, इसलिए वह अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी और शदीद बुखार में उसे लाहिर हो गया। उसी बुखार में वह कुरान पाक की तिलावत करती हुई मेरी गोद में दम तोड़ा था। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरी बेटी मुसलमान थी और इस्लाम की हालत में ही इस दुनिया से गई है, क्योंकि वह दिल से कादियानी नहीं हुई थी। उस पर जुल्म करके उसे कादियानी बनाया गया था, मगर इस बात पर शायद दुनिया वाले कभी सवाल ना करते। बस इसलिए मैंने खामोशी से काम कर लिया और मेरी बेटी के मुजरिम जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। यह कहकर चाचा चुप हो गए। उनकी आंखों से आंसू जारी थे। मैं उनका दर्द और तकलीफ अच्छी तरह से समझ सकता था। कुछ काफिरों ने बड़ी बेरहमी से उनकी जवान बेटी की जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दी थी। मैंने चचा को बहुत हौसला और हिम्मत दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दिया है। मैं रोज अपनी बेटी की कब्र पर जाता हूं और उसकी मगफिरत और बख्शीश के लिए दुआ मांगता हूं। मुझे यकीन है कि अल्लाह पाक हमारे भी इरादों को देखता है और मेरी बेटी बिल्कुल पाकबाज थी और नेक नियत थी। मेरी बेटी तो हाफिज कुरान थी और बच्चों को दीन की तालीम देना चाहती थी। यह वाकया उन लड़कियों के लिए सबक है जो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाती हैं, और उस मुश्किल में फंसकर वह सबसे बड़ी बेकी यह करती है कि अपने वालिद को उसके बारे में खबर नहीं देती, जबकि वालिद से बढ़कर उनकी औलाद के लिए मुहाफिज और हमदर्द कोई नहीं होता। और फिर ऐसे वाकया का नतीजा ऐसा ही निकलता है। अगर वक्त रहते ही तबस्सुम अपने वालिद पर यकीन करते हुए बता देती और कुछ न छुपाती, तो आज वह जिंदा होती, क्योंकि बाप तो बाप होता है। अल्लाह के बाद बाप से बढ़कर कोई दूसरा मुहाफिज नहीं होता। मेरे मोहतरम और अजीज दोस्तों, अगर आपको यह वाकया अच्छा लगा है तो एम इस्लामिक स्टेटस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फैमिली में इस वीडियो को जरूर भेज दें, क्योंकि उन्हें भी यह सब बातों से सावधान रहना चाहिए।